तो पहले कुछ अनुप्रयोग इस प्रकार के हैं, जैसे कोलराउस के नियम ने बताया कि क्या क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किन किन जगहों पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो पहला इसमें कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है ना, जो हमारे पास क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, कि आयनन की मात्रा एल्फा और आयनन स्थिरांक के ज्ञात करने में, दो चीजों को ज्ञात करने में हम प्रयोग करते हैं। एक तो हमारे पास है आयनन, आयनन की मात्रा, कितनी मात्रा में आयनन हुआ है, ये है आयनन की मात्रा, जिसको हम एल्फा कहते हैं, ये एल्फा होगा। और दूसरा क्या होगा, जो आयनन स्थिरांक है कि उसका मान ज्ञात करने में हम क्या कर सकते हैं, इस कोलराउस के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और किसका, यह है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे उनकी दो चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं आयनन की मात्रा और दूसरा है आयनन स्थिरांक। ये किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिया, है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, और उसकी आयनन की मात्रा क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, विलयन की मोलर चालकता। जितनी अधिक क्या होगी, मोलर चालकता होगी, उतना उसमें क्या होगा, आयनन की मात्रा अधिक होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, जो उसकी मोलर चालकता है, मोलर चालकता को हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा एम से, ठीक है ना। मान लीजिए विलयन की मोलर चालकता किस पर निर्भर करती है, ये जो मोलर चालकता है ये इसकी आयनन पर निर्भर करती है, कि जितनी मात्रा इसकी आयनन अधिक होगा तो मोलर चालकता क्या होगी, अधिक होगी, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गया बेटा। अब जैसे हम क्या करेंगे, तन्यता बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, तन्यता बढ़ाई, तन्यता जानते हैं आप लोग, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो इसमें क्या होगा, जब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तन्यता बढ़ाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, कोई बता सकता है। सर मोलर चालकता बढ़ती है। बिल्कुल, यहाँ दो चीजें बढ़ेगी बेटा। जब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तन्यता बढ़ाएंगे तो दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो बढ़ेगी आयनन की मात्रा, ठीक है ना, आयनन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। नंबर एक, तन्यता बढ़ाने पर क्या होगा, आयनन की मात्रा बढ़ेगी, और जब आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगी, मोलर चालकता भी बढ़ेगी, लैम्डा एम भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेगी, है ना। और इसमें जब हम क्या करेंगे, ये तो है तन्यता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ेगी और साथ साथ में मोलर चालकता भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेगी। लेकिन अनंत तन्यता पर क्या होगा, जो हमारे पास अनंत तन्यता, ये लिखेंगे अनंत तन्यता, अनंत तन्यता आप समझ गए होंगे, जहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो, ठीक है ना, जीरो के बराबर माना जाता है इसको, ठीक है ना। मैंने कल भी बताया था कि अनंत तन्यता पर क्या होगा, जब आयनन की मात्रा क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, जीरो के बराबर। तो ऐसी ही दशा में देखो, अनंत तन्यता पर क्या होगा बेटा, इसमें आयनन की मात्रा कितनी हो जाती है, आयनन की मात्रा कितनी हो जाएगी, आयनन की मात्रा होती है एक। अब इस एक से क्या मतलब, यदि माना आपके पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अनंत तन्यता पर आयनन की मात्रा एक होती है, इसका मतलब क्या हुआ, आयनन पूर्ण हो गया, क्या हो गया, आयनन पूर्ण हो रहा है, माने इसमें अब आयनित कोई ऐसा अणु नहीं रह गया जो आयनित नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि अनंत तन्यता पर, जो अनंत तन्यता होगी उस पर आयनन की मात्रा क्या होगी, एक होगी, इसका मतलब आयनन पूर्ण हो गया, आयनन क्या हो गया, इसमें पूर्ण हो गया है। इसके बाद आयनन की मात्रा, ये पूर्ण हो गया आयनन, ये समझ लेना, ठीक है ना। अब इसको हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, कोलराउस के नियम के अनुसार हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक है आयनन की मात्रा एल्फा, ठीक है ना,
और दूसरा आयनन इस तरह। तो ये दो तीन चीजें तो हमें पता लग गई। तन्यता बढ़ाने पर क्या होगा, आयनन की मात्रा बढ़ेगी, और जब आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कुछ चीजें, है ना। अनंत तन्यता पर क्या होगा, आयनन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, अर्थात इसको हम मान सकते हैं कि वो क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनित हो गया। क्लियर, ये चीजें कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यदि देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास लैम्डा एम, ये लैम्डा एम क्या हुआ, कोई बताएगा बेटा क्या है लैम्डा? मोलर चालकता। मोलर चालक। बिल्कुल, मोलर चालकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर क्या होगा, सांद्रता सी, मान लीजिए हमने लिया सांद्रता सी, ठीक है ना, पर मोलर चालकता, मान लीजिए सांद्रता सी पर मोलर चालकता, ये हमारे पास आ गया। लैम्डा एम बराबर हमने क्या कहा, कोई सांद्रता सी है, सांद्रता सी का मतलब इसकी सांद्रता है, हो सकता है 5 ग्राम पर मोल हो, है ना, ये इस 5 ग्राम पर लीटर हो, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, ये कुछ भी हो सकती है। सांद्रता सी ले रखी, मानी हुई सांद्रता है, सांद्रता सी पर मोलर चालकता है, कोई भी सांद्रता कम ज्यादा भी हो सकती है ना। अब दूसरा हमारे पास है लैम्डा नोट एम, लैम्डा नोट एम, ये क्या है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। बिल्कुल ध्यान रखना, ये जो जीरो लगा हुआ है ना, ये अनंत तनुता के लिए, अनंत तनुता, ठीक है ना, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, कौन, लैम्डा जीरो है ना, लैम्डा नोट है। अब आयनन की मात्रा जो होगी, यदि हम आयनन की मात्रा निकालना चाहेंगे तो आयनन की मात्रा किस प्रकार से निकालते हैं, तो आयनन की मात्रा होती है अल्फा, आयनन की मात्रा अल्फा, ये इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, ये होगा सांद्रता सी पर मोलर चालकता, सांद्रता सी पर मोलर चालकता, और इसके बटे में क्या कर देंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, इनका जो अनुपात होगा वो होगा आयनन की मात्रा, इस प्रकार से लिखा, ठीक है ना। इस प्रकार से आयनन की मात्रा बराबर क्या होगा, सांद्रता सी पर मोलर चालकता, और उसके बटे में क्या कर देंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ठीक है ना। ये है उसका रूल, किसके लिए, आयनन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमें मालूम है कि जो हमने मोलर चालकता थी वो कैसे ज्ञात की थी, मोलर चालकता बराबर क्या किया था हमने, मोलर चालकता बराबर हमने ज्ञात किया था कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ये ज्ञात किया था हमने। जो मोलर चालकता थी वो हमने ऐसे ज्ञात किया था इससे पहले। दूसरा, कोलाउस के नियमानुसार हमने अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की थी, मोलर चालकता अनंत तन्यता पर ज्ञात की थी, कैसे किया था, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट प्लस क्या था, लैम्डा नोट माइनस, इस प्रकार से किया था हमने। देखो हमने क्या किया था, मोलर चालकता की ये आया था हमारे पास, ठीक है ना, और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ये है, तो इन दोनों की वैल्यू को जब हम इसमें रख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयनन की मात्रा आ जाएगी, आयनन की मात्रा, तो हमारे पास आयनन की मात्रा किस प्रकार से आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू, यदि हम अल्फा इज इक्वल टू देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लो, यानी कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू है ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं इसको, यानी कि क्या आएगा, लैम्डा नोट प्लस क्या आएगा, लैम्डा नोट माइनस, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है आयनन की मात्रा, ये क्या है,
अनंत दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा इस प्रकार से आ सकती है, ये देख लीजिए। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? आयनन की मात्रा को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? सर आयनन को सर वियोजन भी बोलते हैं ना सर? हाँ, वियोजन भी बोलते हैं बेटा इसको, आयनन भी बोलते हैं, वियोजन भी बोलते हैं इसको, है ना? इसको वियोजन भी कहा जाता है ना? या आयनन, आयनन और वियोजन एक ही चीज है। आयनन का मतलब ये हुआ, देखो जैसे मान लीजिए हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हमारे पास है CH3COOH। हाँ चल बता बेटा इसका नाम क्या है, मैं इसका आयनन कर रहा हूँ तब तक, ठीक है ना? मान लीजिए हमने ये दिया CH3COO माइनस और H, ये देखो आयनन भी हुआ, आयन बने और वियोजित भी हुआ, दो भागों में टूटा भी तो है ही। तो ये एक ही प्रोसेस है आयनन की। हाँ चल बता बेटा इसका नाम क्या है? प्रशांत बता बेटा। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, नोट करो जिनको नहीं मालूम। एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, इसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से क्या आ जाएगा? आयनन। अब हमें आयनन स्थिरांक ज्ञात करना, आयनन स्थिरांक और वियोजन स्थिरांक भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? दोनों चीजें। अब हमें दूसरा निकालना है आयनन स्थिरांक। तो आयनन स्थिरांक किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? इसी में है ये है आयनन स्थिरांक, और इसको हम दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाया हुआ भी है कि ठीक है ना? अब मान लीजिए हमने एक लेते हैं, क्योंकि हमें एक क्या लेना पड़ेगा? दुर्बल अम्ल लेना पड़ेगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना? अम्ल नहीं कहेंगे यहाँ पर, दुर्बल वैद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा, ठीक है ना? और दुर्बल वैद्युत अपघट्य हमारे पास एग्जांपल है CH3COOH, है ना? और इस पर हम कर देंगे, ये होता है बेटा, ये किस चीज का चिन्ह होता है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है, जो अग्र अभिक्रिया भी होती है और पीछे की तरफ, दोनों तरफ चल सकती है, आगे पीछे दोनों साइड चलती है जो अभिक्रिया है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जब इसका आयनन होगा तो ये बना देगा CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक हो गया? इसमें कुछ हमें ध्यान रखना होगा, जैसे हमने रासायनिक साम्य पढ़ा था 11वीं में, इसी प्रकार से जब प्रारंभिक अवस्था रहती है, यदि हम यहाँ आयनन देखेंगे तो प्रारंभ में क्या होगा? मान लीजिए प्रारंभ में हमने लिया, ठीक है ना? और यहाँ मोल में लेते हैं, मोल, मोल के रूप में, ठीक है ना? कितने मोल प्रारंभ में? मान लीजिए एसिटिक अम्ल 1 मोल है, एसिटिक अम्ल क्या है? 1 मोल, ये वाला 1 मोल, प्रारंभ में 1 मोल था। यहाँ कितनी मात्रा जाएगी? ये उत्पाद कितना बनेगा? कोई बता सकते हो? अभी तो 0 ही बनेगी सर। हाँ, अभी क्या होगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि जब प्रारंभ में कोई चीज रहती है तो प्रारंभ के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको 0, इसको मान लेंगे 0, क्योंकि प्रारंभ में कोई चीज डालते हैं तो तुरंत यहाँ प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, तो प्रारंभ में क्या होता है? 0 रहता है, कुछ अमाउंट यहाँ नहीं बदलता है, ठीक है ना? 0 है, 0 अमाउंट है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात मैंने साम्य पर, जब साम्य अवस्था आएगी, जब साम्य मतलब इस अवस्था में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? साम्य पर क्या होगा? जब साम्य में होगा तो साम्य में क्या स्थिति होगी? दूसरा हम लेंगे साम्य पर, जब वो दोनों बराबर स्थिति में होंगे, तो बराबर में क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर था 1, उसमें से अल्फा यहाँ चले गया, अल्फा यहाँ चले गया, ठीक है ना? अल्फा अमाउंट यहाँ चलेगी, तो यहाँ से होगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा कुछ मात्रा यहाँ चलेगी, ठीक है ना? तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, एक में से कुछ मात्रा यहाँ चली गई, देखो ये अल्फा यहाँ चले गया, अल्फा यहाँ चले गया, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा यहाँ बचेगा, ठीक है ना? अब सांद्रता देखेंगे,
इसकी यदि हम सांद्रता देखेंगे मोल प्रति लीटर, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, इसके साथ सांद्रता का गुणा कर देंगे, C इंटू 1 माइनस एल, ठीक है ना। वन, ये क्या होगा, सांद्रता मोल प्रति लीटर, इसकी जो सांद्रता होगी हम यहाँ निकालेंगे, सांद्रता मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर के फॉर्म में, है ना। तो C 1 माइनस एल्फा, और यहाँ क्या होगा, इसकी सांद्रता C अल्फा होगी, और यहाँ भी क्या होगी, C अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद हम यदि देखें, इसमें लगाते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, कोई किसी को ध्यान है बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या होता है? ये आगे वाले चैप्टर में पूरा यही है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। किसी को मालूम है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम? किसी को मालूम है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम? इसमें क्या होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो कहता है कि जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उनकी सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, उनके सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, और बटे में क्या कर देना है, अभिकारक की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल। यानी कि वो कहता है, मान लीजिए हमने के लिया, ये है आयनन स्थिरांक K, तो ये कहता है उत्पाद की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। तो उत्पाद क्या है, इसमें उत्पाद बना हमारे पास, जो प्रोडक्ट बना, एक तो ये बना और एक ये बना, ठीक है ना। एक एसीटेट आयन है और एक हाइड्रोजन आयन। तो उत्पाद की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल यानी कि CH3COO माइनस, ठीक है, और इस पर क्या लगा देंगे, एक्टिव मास, ये है सक्रिय मात्रा में, नहीं बड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाना इनके, ये दिखाता है बेटा सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, इस ये दोनों हमने प्रोडक्ट ले ली, इनका सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, दोनों का गुणा कर दिया, और बटे में क्या होगा, यदि अभिकारक एक से अधिक भी होते तब भी उनकी सक्रिय मात्राओं का गुणनफल करना था। अभिकारक, अब अभिकारक लिखेंगे, पहले उत्पाद वाला लिख लिया ऊपर, और बटे में क्या कर देना, अभिकारक। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक हमारे पास इस समय CH3COOH, और इसकी सक्रिय मात्राओं का गुणनफल इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, समझ में आ गया होगा। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि जो हमारे पास क्या होंगे, उत्पाद होंगे, उनकी सक्रिय मात्राओं, सक्रिय एक्टिव मास, ठीक है ना, एक्टिव मास जो हमारे पास द्रव्यमान या सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल कह सकते हैं, है ना, ये सक्रिय मात्राओं का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिव मास जो इन पे दिखाएंगे हम, ठीक है ना, और बटे में क्या कर देंगे, अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल, ठीक है ना। तो अभिकारक तो एक ही है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन को ये देखेंगे तो ये क्या है, ये, और इसके बाद ये वाला क्या है, ये, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो K बराबर क्या होगा, K बराबर होगा C इंटू एल्फा, फिर मल्टीप्लाई बाय, देखो गुणा का चिन्ह है, और इसका भी, इसकी वैल्यू भी है C इंटू एल्फा, और इस होल के बटे में क्या आएगा, C, और यहाँ आएगा 1 माइनस एल्फा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब सक्रिय मात्राएं हट जाएंगी इसमें, ठीक है ना। इस C से एक C को काट लो, तो ऊपर क्या बचेगा, C इंटू एल्फा स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आएगा, 1 माइनस एल्फा, ठीक है ना। तो यही हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से, तो K बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। देखो बेटा ये हमें वैसे याद करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी सीख लेना चाहिए, है ना। तो पहला जो हमारे पास अनुप्रयोग है, ये है, ये याद रखना, आपको क्वेश्चन आता है कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या होंगे। तो कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा ज्ञात करना और आयनन स्थिरांक ज्ञात, ठीक है ना। आयनन स्थिरांक सिंपल यहाँ पर तो एक लाइन में लिखना, आप बता भी सकते हो कि इस प्रकार से आयनन स्थिरांक, यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये लाइन लिखनी है
कि दुर्बल वैद्युत, यदि मानो पूछता है कि कोलराउस नियम का अनुप्रयोग क्या है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात करो। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। देखो k इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो हमने अल्फा इज इक्वल टू निकाला था, है ना, अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, अल्फा इज इक्वल टू निकाला था हमने कप्पा इंटू 1000 ऐसे निकाला था, और बटे में क्या किया था, c, और यहाँ पर क्या था, लैम्डा नोट प्लस प्लस लैम्डा नोट माइनस। इस प्रकार से हमने इसको ये हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों फॉर्म। क्लियर हो गया बेटा? ये तो था हमारे पास दो चीजों को ज्ञात करने का तरीका। दूसरा पॉइंट है इसका, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एक तो पहला पॉइंट तो हमें पता लग गया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में हमने क्या ज्ञात करना था। देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में एक तो आयनन की मात्रा हो गई और आयनन स्थिरांक। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अब मोलर चालकता ज्ञात करना है किस पर, अनंत तनुता पर, ठीक है ना। इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जब हम अनंत तनुता लेंगे तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, इनको ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो किसकी हमें करना है, दुर्बल, ठीक है ना, वो मोलर चालकता ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास, ये ध्यान रखना आपको कि जब भी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी, जब भी हमें क्या करना हो, मोलर चालकता ज्ञात करनी हो, तो किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इसका कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, उनकी जब हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी हो, मान लीजिए सपोज हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, CH3COOH, और यहाँ पर CH3COO माइनस और H प्लस। याद हो गया होगा बेटा, ये एस्टिक एसिड है, और एस्टिक एसिड दुर्बल क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। इसकी जब हमें चालकता ज्ञात करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें कम से कम जो है 3 क्या लेने पड़ेंगे, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कल हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हमारे पास प्रबल वैद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। और वो प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन हो सकते हैं, एक होगा HCl, दूसरा होगा हमारे पास CH3COONA, और तीसरा होगा NaC। इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए हमें 3 क्या लेने पड़ेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। सौरभ बता तो बेटा, इसका नाम क्या है, HCl का नाम क्या है, HCl। सौरभ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक। मयंक है बेटा, मयंक, मयंक नहीं है। संदीप, पारस, कोई नहीं है। प्राची, इसका नाम बताओ बेटा। सोडियम एसिटेट सर। सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, और इसको सभी जानते हैं आप लोग, ये साधारण नमक, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की मदद से हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो पहले देखो हमें एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालते हैं ना, जैसे हमने कोलराउस का नियम पढ़ा, तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर, ठीक है, मान लीजिए मोलर चालकता हम किसकी लेते हैं, एसिटिक अम्ल की लेते हैं, CH3COOH, इसकी हमने मोलर चालकता लेनी अनंत तनुता। तो इसको हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे कि मोलर चालकता लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3COO माइनस, है ना, और प्लस इसके साथ लैम्डा नोट, और यहाँ आ जाएगा H प्लस। ये वाली इक्वेशन हमने निकालनी इन तीनों की मदद से, इन तीनों इक्वेशन की मदद से,
तो देखो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी तो हमारे पास मोलर चालकता आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मोलर चालकताएं निकालनी पड़ेगी। देखो यदि हम HCl के लिए निकालते हैं, मान लीजिए हमने HCl के लिए निकाला लैम्डा नोट m HCl, किस प्रकार से आएगा, लैम्डा नोट H प्लस और प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन भी ले सकते हैं, कौन सा, ये वाला एसिटिक एसिड वाला, ये सोडियम एसिटेट है ना। तो यहाँ लैम्डा m सोडियम एसिटेट यानी कि इस प्रकार से ले सकते हैं। इसको भी तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा नोट CH3COO माइनस और लैम्डा प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव, ठीक है ना। तीसरी इक्वेशन इसकी आ सकती है लैम्डा m और NaCl, ये इक्वेशन क्या आएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव और Cl प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ये तीन इक्वेशन हमने बना दी, है ना। अब इन तीनों में क्या करना होगा कि इक्वेशन देखना, देखो यहाँ पर कैसे बच सकता है। देखो एक तो हमें चाहिए ये वाला, इस इक्वेशन में देखो बेटा समझने के तरीके ये हैं, एक तो चाहिए हमें ये, यानी कि ये वाला बचना है, ये वाला ना कटे, ठीक है ना। और दूसरा H प्लस रहना चाहिए, H प्लस कहाँ से होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो कॉमन क्या है, इसमें Na है, दोनों जगह कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे Cl कॉमन है, तो हमें दो इक्वेशन को जोड़ना है और एक इक्वेशन को घटाना है, ठीक है ना। दो इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है और एक इक्वेशन को घटाना है। तो कौन कौन सी इक्वेशन होगी जिसको हम जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास एक तो कौन सी वाली है, जो पहले नंबर की, ये इसको चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये कौन सी, इसको दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको तीसरा नंबर ले लेते हैं, इसको चौथा नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। तो एक तो क्या होगा, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर तीसरी है, ये है इक्वेशन नंबर क्या है, तीसरी है, ठीक। एक तो इक्वेशन नंबर तीसरी हो गई, और इक्वेशन नंबर दूसरी, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें और इसको घटा दें, इक्वेशन नंबर माइनस इक्वेशन नंबर चौथी, तो हमारे पास यही चीजें बचेंगी, एक ये वाला बचेगा और एक ये वाला बचेगा। कैसे, देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को जोड़ दिया, 2 और 3 को जोड़ दिया, माना 2 और 3 को जोड़ा तो किस प्रकार से आएगा, ये तो होगा। देखो बेटा यहाँ पर यदि हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से होगा, इक्वेशन नंबर 2 ये है ना, यहाँ पर आएगा लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, Cl माइनस, ठीक है ना। तीसरी वाली इक्वेशन में क्या है, प्लस, देखो लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। अब माइनस करना है ये वाली इक्वेशन, चौथी वाली इक्वेशन, तो यहाँ क्या आएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव माइनस, देखो ये माइनस होगा, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। अब देखो Na पॉजिटिव से ये वाला Na पॉजिटिव कैंसिल हो गया, Cl से ये Cl खत्म हो गया, ठीक है। इसमें बचा क्या हमारे पास, इसमें बचा हमारे पास लैम्डा नोट H प्लस, ठीक है ना, और प्लस क्या बचा, लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव। तो देखो वही चीज बची कि नहीं बची, और ये बराबर किसके बराबर होगा, ये हमारे पास होता है लैम्डा नोट M, ठीक है ना, CH3COO H के बराबर, देखो इसके बराबर। तो जब हम इन इक्वेशन को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युतापघटियों की क्या निकाल सकते हैं, मोलर चालकता। ये देखो अनंत तन्यता पर दुर्बल वैद्युतापघटी की हमने मोलर चालकता, तो उसके लिए हमने क्या लिया, 3 हमने प्रबल वैद्युतापघटी। क्लियर, ये समझ में आया बेटा, ये वाली चीज समझ में आई या नहीं आई, आ गया सर। आ गया ना। इस प्रकार से हम उनको कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेटा किस प्रकार से हम इसको अनंत अनुता पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन। अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम इससे रिलेटेड। कल मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को सेंड किए थे, मिल गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पिछले साल के करवाए थे, तो उनको समझ लेना, थोड़ा इस साल हो सकता है थोड़ा चेंजेस प्रोसेस करेंगे। तीसरा है देखो, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करना। जो कम विलेय होते हैं, ठीक है ना, जो जिनकी विलेयता कम होगी उनके क्या करना है, जो अल्प विलेय लवण है उनकी विलेयता ज्ञात करने में भी हम कोलराउस नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कम विलेय, ठीक है, उसके लिए जैसे देखें अल्प विलेय कौन कौन से लवण हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा AgCl है, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड। AgBr, AgBr हम जानते हैं, कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था AgBr? शॉटकी और फ्रैंकल दोष का उदाहरण। बिल्कुल गुड, शॉटकी और फ्रैंकल दोष का उदाहरण हमने दोनों को बताया। ये PbSO4, इसको बोलते हैं लेड सल्फेट। जहां पर भी बेटा ध्यान रखो SO4 होगा और सल्फेट होगा, है ना, माना मैंने कहा Ca2SO4, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4 सॉरी, कैल्शियम सल्फेट, है ना। देखो हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है, ठीक है ना, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो SO4 जहां होगा वो सल्फेट के रूप में होगा, ठीक है ना। यहाँ PbSO4 ये क्या है, सल्फेट। तीन चीजें तो बताई थी मैंने आपको, एक तो होता है सल्फेट, ध्यान रखना, जहां पर SO4 आएगा वो सल्फेट होता है, ठीक है ना। सल्फाइड, सल्फाइड कहाँ होता है, जहां SO3 होगा। और तीसरा सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड कहाँ होता है, जहां केवल S होगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये लेड सल्फेट है, ये लेड है, Pb है, लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड भी हो सकता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, इड है, ये फाइट है, ये फेट है, ठीक है ना। इनको थोड़ा याद रखिएगा, है ना, ये चीजें कुछ याद रखने वाली। तो हमने एक एग्जांपल हमारे पास AgCl है, AgBr है, लेड सल्फेट है, और भी एग्जांपल है इसके, ठीक है ना। जैसे हमारे पास BSO4 है, ये क्या होगा, इसका नाम मालूम है, BSO4, बेरियम सल्फेट, इसका नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। तो ये क्या है, इनकी विलेयता बहुत कम होती है। और यदि हम देखेंगे तो ये अनंत तनुता होती है बेटा। जब हम क्या करेंगे, इसको अनंत तनुता पर देखेंगे इनके लिए, तो ये अनंत तनुता पर क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं, अनंत तनुता पर क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। क्या होते हैं, इन विलयनों को यदि हम विशेषता देखेंगे तो इनकी विशेषता क्या होती है कि अनंत तनुता पर क्या होते हैं, जो इनके विलयन होते हैं वो संतृप्त माने जाते हैं, ठीक है ना, ये संतृप्त होते हैं, ठीक है ना। और इनकी विलेयता क्या होगी, जो इनकी विलेयता होती है वो बराबर मानी जाती है। तो कोलराउस नियम के अनुसार यदि हम इनको ज्ञात करना चाहेंगे, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहेंगे, किसकी, इन सब की, ठीक है ना। तो इनकी मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, किसके, अनंत अनुता पर। AgBr हो गया, AgCl हो गया, है ना, लेड सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, इन सब की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोलराउस के नियम अनुसार इनकी मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए वही तरीका है उसका जो हमने पहले किया था, ठीक है। ये एक तो ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, जल, जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का जो आयनिक गुणनफल है वो किस प्रकार से होगा, ये जल का आयनिक गुणनफल किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जल है, तो जल को हमने क्या किया, H2O है, इसमें रिवर्सिबल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना, और ये आ जाएगा H पॉजिटिव और साथ साथ में OH नेगेटिव,
इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम अनुसार देखेंगे, जल का आयनन इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो यदि हम इसके लिए आयनन स्थिरांक निकालेंगे तो क्या बताया था मैंने अभी, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, क्या कहता है बेटा, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? सर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे अभिकारक सक्रिय द्रव्यमान चलो, गुणनफल है ना, वहां भी गुणनफल होगा, क्योंकि यहाँ तो एक ही है इसलिए हम गुणनफल नहीं कह रहे हैं ना। तो उत्पाद ये है हमारे पास। जी जी, यहाँ पर क्या होगा, इनकी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल H प्लस, और यहाँ पर क्या होगा OH माइनस, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, और बटे में क्या कर देंगे इसमें H2O, H2O के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, इस टाइप से आएगा, है ना। तो ये हमारे पास आयनन आयनन। अब देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो जल है, जल के अणु का आयनन बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इसकी जो सांद्रता होती है बेटा वो स्थिर मानी जाती है। एक तो आयनन कम होता है, आयनन क्या होगा इसका, आयनन कम होगा इसका, ठीक है। और साथ साथ में इसकी जो सांद्रता होती है वो क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। सांद्रता कैसी होती है इसकी, स्थिर होती है, ठीक है ना। जल की सांद्रता क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है। तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं हम, कि जो हमारे पास KH2 होती है, यदि हम इसको यहाँ से देखो इसके इधर की तरफ ले लेंगे, यहाँ पर आएगा K एक्टिव मास ऑफ H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव और एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, KW लिख सकते हैं। जो हमारे पास क्या होगा, आयनन स्थिरांक वाटर का, तो आयनन स्थिरांक क्या होगा, H पॉजिटिव एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव और एक्टिव मास ऑफ OH, इस प्रकार से ये जल का क्या होगा, आयनिक गुणनफल। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे आयनिक, ये क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है आयनिक गुणनफल। ये किसका आयनिक गुणनफल है, ये जल का आयनिक गुणनफल, ये जल का क्या हुआ, आयनिक गुणनफल, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं कि KW इज इक्वल टू क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखेंगे इसकी सांद्रता भी स्थिर है इस वाली की, और इसका आयनन भी बहुत कम होता है H2O, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप निकाल लेंगे अन्य चीजों को। तो ये है बेटा हमारे पास कौन सा, कोलराउस का नियम, जिसके बारे में हमने लगभग डिटेल पढ़ लिया है ना। कोलराउस, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, ये न्यूमेरिकल था, कोलराउस के नियम बेस्ड। ये अभी भी बल्कि सॉल्व हो गया है थोड़ा थोड़ा, किया आप लोगों ने, कल मैंने क्वेश्चन दिया था। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो HCl हो गया, सोडियम एस्टेट हो गया, और NaCl की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान क्रमशः उसने दिए हुए, ये वाला दे रखा है किसके लिए, ये तो HCl का है, 91 किसका है, सोडियम एस्टेट का है, और NaCl का है ये वाला, ठीक है ना। अनंत तन्यता पर क्रमशः दे रखे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। तो ये कहता है अनंत तन्यता पर एस्टिक एसिड CH3CO की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मोलर चालकता किसकी ज्ञात करनी है, एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल की हमें मोलर चालकता नहीं दी हुई है, तो मोलर चालकता हमें क्या ज्ञात करनी, मोलर चालकता ये इसकी हमें ज्ञात करनी है, एस्टिक एसिड। तो हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें मालूम है इनकी मोलर चालकता बराबर किसके बराबर होगी, यदि यहाँ पर देखेंगे लैम्डा एम एस्टिक CH3COO क्या आएगा, नेगेटिव, और प्लस क्या होगा, मोलर चालकता H प्लस। इसकी हमें मोलर चालकता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अभी हमें दिया हुआ नहीं है, दिया किन किन का है, इनकी वैल्यू दे रखी, तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं, पहले HCl को देखते हैं। तो दिया हुआ है जो हमारे पास दे रखा है, यदि मोलर चालकता निकालना है अनंत तन्यता पर HCl की मोलर चालकता, है ना। इसकी मोलर चालकता कैसे निकालते हैं हम, मोलर चालकता H पॉजिटिव और प्लस मोलर चालकता किसकी, Cl नेगेटिव, और ये वैल्यू दे रखी 426
326.1। सर 390.55 आ रहा है। 390.55, हाँ इतने लगभग आएगा। सर मेरा 390.65 आ रहा है सर। हाँ ये सही हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस। ये आंसर आप तो स्टेप मार्किंग होती है ना, आपको जरूरत ही नहीं है आंसर की इतनी ज्यादा, है ना, पर आना चाहिए। ठीक है, दोनों ने सही किया होगा। ठीक है, 390.65 ही होगा, 65 होगा सर। चलो देखते हैं, है ना। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये आए हमारे पास HCl को हमने पहले क्या किया, इसका इस प्रकार से निकाल लिया। अब किसका निकालना है, देखो दूसरा, ये देखो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम एस्टेट। जैसे मान लीजिए सोडियम एस्टेट है, मोलर चालकता किसकी निकालनी है, सोडियम एस्टेट, यानी कि CH3CO, यहाँ पर हमने Na ली। और इसकी जब हम मोलर चालकता निकालेंगे तो देखो CH3CO माइनस और प्लस क्या आएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 91, ये दी हुई है हमारी वैल्यू, है ना। और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है ना, फिर हमारे पास लैम्डा, तीसरा कौन सा है, NaCl, लैम्डा नोट M, है ना, मोलर चालकता है, और NaC इज इक्वल टू लैम्डा नोट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, और इसकी वैल्यू दे रखी हमें 126.45। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, जनरली एक आइडिया लेना है कि कौन सी इक्वेशन को घटाया जाए ताकि जो है इनकी वैल्यू क्या हो, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाए। इनमें से दो इक्वेशन जोड़नी है और एक इक्वेशन को घटाना है। तो कौन कौन सी इक्वेशन को जोड़ेंगे और कौन कौन सी इक्वेशन को घटाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं, है ना, और 3 को घटाते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटने में क्या आएगा, देखो Cl से कैंसिल हो जाएगा, Na कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचता है ये दोनों तो बचाने हमने। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इक्वेशन नंबर हमें सब लिख सकते हैं। समीकरण हमारे पास क्या होगा, जो समीकरण हमने ली, समीकरण 1 व 2, ठीक है ना, इनको क्या करना है, जोड़ना है, वो जोड़कर, और समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर 3 को घटाने पर। ठीक है ना, हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा और समीकरण नंबर 3 को घटाया, जो हमारे पास चौथी समीकरण आई। तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर हम इनको एक साथ जोड़ देंगे। देखो लैम्डा नोट H प्लस, देखो ये है ना पहले इक्वेशन का, ये वाला प्लस, देखो लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ये देखो ये जोड़ दिया हमने, प्लस देखो Cl नेगेटिव, और प्लस इसमें क्या होगा, इसके बाद समीकरण नंबर 2, यानी कि लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव, प्लस क्या आएगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव, है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे माने इन दोनों की वैल्यू भी जुड़ जाएगी, ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, है ना। माइनस, देखो माइनस हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर आएगा लैम्डा नोट Na माइनस देखो लैम्डा नोट Cl, ये बराबर क्या होगा, यानी कि हमारे पास होगा 426.1 प्लस 91, और माइनस क्या होगा 126.45, ये घटा देंगे, है ना। तो देखो Na पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, इन पे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, Cl से Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर, लैम्डा नोट H प्लस और लैम्डा नोट CH3CO नेगेटिव, और ये किसका होता है, ये हमने एसिडिक, देखो यहाँ पर ये देखो लैम्डा नोट ये वाला, ये किसके बराबर है, ये एसिडिक एसिड, यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी इन दोनों को, ये एसिटिक अम्ल की वैल्यू आएगी, किस अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, किसकी, एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है 426.1 और प्लस 91, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 7 और 9 2 11, ये आ रहा ना 517.1। अब इसमें से 126 को घटा देते हैं, 126.45 को घटा देते हैं, तो घटा के देख लो बेटा, ये आ जाएगा
5 5 ही आएंगे। मैं गलत 6 आएगा सर। कैसे? एक उधर चला जाएगा ना सर, हाँ, एक इधर चले, फिर 0 बचेगा, फिर 1 वहां से लेना पड़ेगा। चलो देख लो, ठीक है ना? ये कितना आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? नहीं सर, मुझे घटाना है। देखो मुझे घटाना नहीं है। 426 सर, 426 ये क्या, सॉरी सर, 517.10 माइनस 126.45 करना था सर। हाँ ठीक है सर। हाँ उसके बाद सर ये एक 0 में से 5 तो जाएगा नहीं सर, इसलिए 1 हासिल लेनी पड़ेगी सर। घटाना सिखा रहे हो। फिर चलो 5 आ जाएगा, वो ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे 0 बचेगा ना सर। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ठीक है ना बेटा, ये घटाना, चलो कोई बात नहीं। ये है बेटा हमारे पास, कितना आया आंसर, घटा के देख लेना इसको, ठीक है ना? यानी कि 517.10 में से हम क्या करेंगे, 126, ठीक है ना, 0.45 को घटा देंगे, तो ये कितना आ रहा है, कितना आएगा? 390.65। बिल्कुल 390.65, ठीक है। अब बाकी आप घटाना सीख लेना, ठीक है, इधर तो आ ही जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम उसको, ये आएगा हमारे पास एसिटिक अम्ल, क्या आएगा, एसिटिक अम्ल का जो हमारे पास क्या होगा, मोलर चालक। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया ना? बाकी आप घटा लेना, ही तो नॉर्मल, यस सर। ठीक है ना, नॉर्मल चीजें हैं कि उसको घटाना किस प्रकार से, ठीक हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 390, ठीक। तो इस टाइप से जो कोलराउस का नियम है, कोलराउस का नियम हम समझ चुके होंगे किस प्रकार से कंप्लीट हो गया है ना। तो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं, इसके बाद थोड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो दूसरा हमारे पास ये है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका, ये है विद्युत अपघटनी सेल। देखो बेटा इस चैप्टर में से पूरा 5 नंबर का है ना। देखो ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है, अब 2-3 टॉपिक बचे हुए हमारे पास, है ना। देखो ये, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो ये तो है हमारे पास, ये है वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन, इस वाले टॉपिक को ये हमने पढ़ लिया। वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिफिकेशन हमने पढ़ लिया, गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, ये है वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन, इन 2 टॉपिक के बारे में हमने समझना है। तो बैटरियां होगा, विद्युत सेल होगा, संचारण होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद, है ना। लेकिन हमने मेन पार्ट, अब ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। तो यदि इसमें देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इसके वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघटनी सेल और क्या होता है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं टॉपिक को, तो फिर उसके बाद कल बताएंगे इसको, है ना। तो ये है वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ठीक है ना। यदि हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ऐसे सेल होते हैं जिनकी सहायता से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको कहा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें सिंपल क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। और विद्युतीय अपघटन में क्या होता है, विद्युत धारा की सहायता से क्या होता है, विलयन में बाह्य विभव लगाकर रासायनिक क्रियाएं कराई जाती है। इसका मतलब बाह्य विभव का मतलब, इसमें विद्युत धारा यहाँ उत्पन्न नहीं होती, जैसे पहले गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, विद्युत धारा यहीं उत्पन्न होती थी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, बाह्य विभव लगाना पड़ेगा। बाह्य विभव का मतलब हमें बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बैटरी यहाँ बाहर से कनेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसे बाह्य विभव लगाना पड़ेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा होगी वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके कुछ नियम है, देखो यहाँ पर क्या कहता है, जो इलेक्ट्रोड चिन्ह होंगे, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा, और विद्युत अपघटनी सेल में एनोड और कैथोड परस्पर विपरीत होते हैं, ठीक है ना। इनके जो चिन्ह होंगे,
जैसे या पहले वाले में देखेंगे तो वहां ऋण विभव हुआ करता था इधर, वहां जो एनोड होता था, एनोड पर इधर की तरफ ऋण विभव उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ धन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। और जो कैथोड होगा तो इसी तरह, पहले क्या होता था, यहाँ ऋण होता था, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ धन विभव होता था, इसके चारों ओर धन विभव होता था। लेकिन अब की बार क्या होगा, ऋण, क्योंकि यहाँ से क्या माना जाएगा, जो ये बैटरी है, इस बैटरी के अनुसार, यहाँ पर तो सेल बना, बैटरी तो बनानी पड़ेगी, ये बैटरी है ना। इस बैटरी के अनुसार जिस टर्मिनल, जैसे धन जो ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, ये एनोड पर जुड़ेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये जो ऋण आवेश वाला टर्मिनल से ये ऋण पे जुड़ेगा तो ये क्या होगा, ऋण आवेश वाला, ऋण विभव दिखाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी यदि हम देखेंगे तो विद्युत अपघटन की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत के कुचालक पदार्थ, जैसे माना कांच होता है ना, तो कांच को ले सकते हैं। कांच का हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बना हुआ पात्र लेना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विद्युत कुचालक पदार्थ, जैसे क्या होगा, कांच हो गया, ठीक है ना, इससे बना हुआ एक टैंक लेना पड़ेगा, इस प्रकार का एक पात्र लेना पड़ेगा, है ना, एक बर्तन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ को क्या करेंगे, उचित मात्रा में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है। जैसे माना हमको लेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ, मान लीजिए हमने क्या लिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम सोच सकते हैं NaCl लेते हैं, KCl भी हो सकता है बेटा, NaOH भी हो सकता है ना, बहुत सारे। तो चलो मान लीजिए हमने क्या लिया, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया NaCl, क्योंकि हमें आसानी से मिल जाएगा। हमने इसको क्या कर दिया, इसमें ले लिया, इस पात्र में। पात्र कैसा है, कांच का बना हुआ है। कांच कैसा है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। ये पात्र जो है हमारे पास कांच है, विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती। दूसरा, हमने इसमें विद्युत अपघटन के लिए हमने क्या लिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया। तीसरा है बेटा, इसमें दो धातु की छड़ें लेंगे, दो हमने धातु की छड़ें ले ली, एक छड़ी ले ली, ठीक है ना, और दूसरी छड़ी ली। और यहाँ विशेषता यह है कि एक ही धातु भी हो सकती है। जहां जब हम गैल्वेनिक सेल में देख रहे थे तो एक तरफ जिंक ले रहे थे, एक तरफ कॉपर, यहाँ एक ही धातु ले सकता है, ठीक है ना। और ये धातु की जो छड़ें डूबी हुई होती हैं, इन्हें तार की सहायता से बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने ऐसे बैटरी के टर्मिनल जो दो हैं, इनके बैटरी के टर्मिनल से यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। देखो प्रोसेस बता रहा हूँ एक एक करके। फिर देखो ये दोनों जो छड़ें हैं, ये जो धातु छड़ें हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे, इनको भी इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, ठीक है ना। इनको हम क्या कहेंगे, धात्विक इलेक्ट्रोड, ठीक। अब देखो जो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोड क्या होगा, बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, उसे एनोड कहेंगे। देखो यहाँ पर ये धनात्मक सिरे से ये जुड़ा हुआ है, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एनोड। और जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, अरे स्वाभाविक चीजें हैं, जो ऋणात्मक उससे जुड़ा होगा उसे कहेंगे कैथोड। ये कैथोड, इधर की तरफ एनोड, इधर की तरफ कैथोड, ठीक हो गया। अब देखो बेटा इसमें जब क्या होगा, जब हम इसमें विद्युत अपघट्य विलयन वियोजित होकर के धनायन में विभक्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टर्मिनल्स बना हुआ है, यहाँ दो ये हमने जोड़े, है ना, इलेक्ट्रोड हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है ना, NaCl मिला रखा है, घोल रखा है, गलित अवस्था है ना, मोल्टेन स्टेट बोलते हैं उसको ना, इस टाइप से। और हमने इस बैटरी को क्या किया, इसके टर्मिनल को जोड़ा इससे, जहां धनावेश जुड़ा वो क्या हो गया, एनोड हो गया, जहां ऋणावेश जुड़ा उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये कैथोड हो गया, ठीक है ना, जहां ऋणावेश जुड़ा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है बेटा, है ना। तो देखो अब जब क्या होगा, दो भागों में ये कहता है कि जब विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होकर धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए विद्युत अपघट्य है, ये किस में वियोजित हो जाएगा, एक धनायन Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा, ये विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। तो जो धनायन होगा, देखो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उपस्थित धनायन और ऋणायन विपरीत
आवेशों वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। देखो जो धनायन होगा वो विपरीत आवेश वाला इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ऋणावेश कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड कौन सा है, धनावेश वाला। ये कौन सा है, ऋणावेश वाला। तो ये विपरीत आवेश की ओर मूवमेंट करता है। देखो ये जो Na होगा ना वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि ये धनावेश वाला है, ये ऋणावेश की तरफ जाएगा। और जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे इनका आयनन होगा, आयनन के बाद ये क्या होंगे, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे या गमन करेंगे, जाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया। यानी कि जो धनायन होगा वो कैथोड की ओर जाएगा और जो ऋणायन होगा वो कहाँ आएगा, एनोड की ओर आएगा। ठीक है ना। देखो एनोड पर पहुंचकर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रोड त्यागेगा। क्या करेगा, जो एनोड है एनोड की तरफ आएगा। तो देखो ये है Cl, कौन आया एनोड पर, एनोड पर कौन आया, बताओ बेटा, एनोड पर कौन आया, इनमें Cl आया ना, क्लोराइड आयन। अब इसके पास एक आयन है, देखो ये क्या करेगा, ये Cl क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। देखो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्या कौन सी प्रोसेस हुई, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीनेशन। हाँ बिल्कुल ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ बेटा, देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। यहाँ पर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता ही है ना। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने Cl बना दे, देखो क्लोरीन बना दे। ठीक है ना। अब एक Cl क्या करेगा, दूसरे Cl से जुड़ करके क्या बना देगा, क्लोरीन, Cl। तो एनोड पर ऐसा होगा, देखो एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसने क्या कर लिया, ये जो रॉड थी हमारे पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है ना। और देखो कहता दूसरा कहता है जो धनायन है कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये क्या करेगा, कैथोड पर क्या, कौन कौन गया कैथोड पर, Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव सोडियम धनावेशित वाला वो गया कैथोड पर। इसने क्या किया, कैथोड के पास गया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, सोडियम बना दिया। ये सोडियम बन गया। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है ना। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार से क्या होगा, जो धनायन होगा और ऋणायन होंगे, ये इन पे आवेश नहीं रहेगा, ये निरावेशित हो जाएगा। पहले तो आवेश था इन पर, ये इसने यहाँ गया तो इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बना दिया, इस पे कोई आवेश नहीं। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 बना दिया, इस पे कोई आवेश नहीं। देखो बना कुछ। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, आवेश उदासीन हो जाते हैं और उदासीन कण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। और पुनः क्या बनाते हैं, पुनः परिवर्तित होकर के नए अणु का निर्माण करते हैं। देखो इसने सोडियम अणु का निर्माण कर दिया और इसने क्लोरीन गैस का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, इसने क्या किया, क्लोरीन गैस। तो ये प्रोसेस थी, ये क्या थी, इसकी प्रोसेस थी। तो इस प्रकार से हम ये उदाहरण मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। किस